नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। आपको हम बुक के माध्यम से आपको अच्छे से हम समझा दिए थे और अब हमारे पास नोट्स है उसके माध्यम से आपको हम समझा देते हैं कि एक अच्छा सा नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए। देखिए, पदार्थ क्या होता है? वो वस्तु जो स्थान घेरता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास की हर वस्तु में पदार्थ विद्यमान है। पदार्थ स्थान घेरता है और उसका द्रव्यमान भी होता है। आपको बता दें कि पदार्थ की संरचना कैसी होती है। पदार्थ की संरचना प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बनता है जो कि अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलक्षण क्या होते हैं? पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं और पदार्थ के कणों की गति उनके तापमान पर निर्भर करती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति बढ़ जाती है। जैसे आपको बता देते हैं, गर्म चाय या पानी से भाप का निकलना। आपको बता दें कि गर्म चाय या पानी का तापमान अधिक होने से उसकी ऊपरी सतह के कणों में गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण कण सतह से निकलकर भाप में बदल जाते हैं। और आपको बता दें कि बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ को गर्म करने पर बर्फ़ के कण गतिमान हो जाते हैं और बर्फ़ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाती है। आपको बता दें कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि जब हम चाय या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। आपको बता दें कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम पानी की धारा को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो टूटती नहीं है, पानी की धारा जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े हुए होते हैं। आपको बता दें कि कणों के बीच आकर्षण बल ठोस में ज़्यादा, द्रव में कम और गैस में सबसे कम होता है। कणों के बीच आकर्षण बल ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में कम और गैस में सबसे कम होता है। पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की अवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। भौतिक रूप से पदार्थ के 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। आपको बता दें कि ठोस, द्रव, गैस पदार्थ की तीनों। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? पदार्थ की 3 अवस्था होती है। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था होती है। आपको बता दें कि मानव शरीर में पदार्थ के तीनों अवस्थाओं पाए जाते हैं। जैसे हड्डियों के रूप में जो हमारे शरीर में हड्डियाँ और जो हमारी दांत है वो ठोस अवस्था में होती है। जो हमारा रक्त तथा जल है हमारे शरीर के अंदर वो द्रव अवस्था में होती है। जो हमारे फेफड़े में हवा होती है, जो हवा एयर भरती है, उसे हम गैसीय अवस्था में होती है। हमारे शरीर में 70% पानी से बना हुआ है। हमारा शरीर 70% भाग पानी से बना हुआ है। हमारा अगला टॉपिक है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? वो पदार्थ जिसका निश्चित आकार तथा निश्चित आयतन होता है वो ठोस कहलाता है। जैसे दीवार, पत्थर, कुर्सी, दरवाजा इत्यादि क्या होते हैं? ठोस अवस्था के अंतर्गत आते हैं। आपको बता दें ठोस अवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होते हैं। जैसे रबर बैंड को ठोस माना जाता है क्योंकि बल लगने पर इनका आकार तो बदल जाता है परंतु बल हटाने पर यह वापस पहले ही अवस्था में आ जाते हैं क्योंकि ये ठोस अवस्था में आते हैं।
चीनी या नमक को भी ठोस माना जाता है, क्योंकि इनको जिस बर्तन में डालते हैं वो उनका आकार तो ले लेते हैं, परंतु इसके क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। स्पंज को भी ठोस माना जाता है, क्योंकि स्पंज को दबाने से इसमें उपस्थित हवा बाहर निकल जाती है, जिसके कारण इसका आकार बदलता है, परंतु स्पंज जिस पदार्थ का बना है उसका आकार नहीं बदलता है। अभी तो हम सब आपको ठोस के बारे में जितने भी एग्जाम्पल है सबको आपको समझा दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे द्रव अवस्था के बारे में। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्रव अवस्था किसे कहते हैं? द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, वो द्रव अवस्था के अंतर्गत आते हैं, तो उसे हम द्रव अवस्था कहते हैं। जिनको जिस बर्तन में डाला जाता है यह उसी के आकार को ग्रहण कर लेता है, परंतु इसके आयतन में बदलाव नहीं होता है। इनको जिस बर्तन में डाला जाता है वह उसी बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेता है, परंतु इनका आयतन नहीं बदलता है। द्रव के कणों का आकर्षण बल और उनका आयतन निश्चित रहता है। द्रव के कणों का आकर्षण बल और उनका आयतन निश्चित रहता है। द्रव के कणों के बीच खाली स्थान होता है जिसके कारण यह बहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है गैसीय अवस्था। वे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं गैसीय अवस्था कहलाते हैं, गैस कहलाते हैं। जिसको जिस बर्तन में डाला जाता है उसी का आकार और आयतन ग्रहण कर लेते हैं। जिसको जिस बर्तन में डाला जाता है उसी का आकार और आयतन ग्रहण कर लेते हैं। चलिए गैसीय अवस्था के बारे में। गैसीय अवस्था के बारे में उदाहरण को समझते हैं। गैस के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैस में बहाव होता है। ये गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेज गति से चलते हैं, इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों में टकराते रहते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस गणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दबाव कहलाता है। गैस को जिस भी बर्तन में रखा जाता है वह उस बर्तन का आयतन घेर लेती है, क्योंकि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है और यह फैलने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। अब हम हमारा अगला टॉपिक है ठोस, द्रव और गैस में तुलना, कि हम कुछ को कैसे ठोस, द्रव, गैस में तुलना करेंगे। तो चलिए हमको पहले आकार के आधार पर ठोस, द्रव और गैस की तुलना करेंगे। आकार के आधार पर ठोस की आकार निश्चित होती है, निश्चित आकार का होता है, पर लिक्विड निश्चित आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में द्रव को डाला जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। और गैसीय अवस्था क्या होता है? निश्चित आकार नहीं होता है, जिस बर्तन में डाला जाता है उसी का आकार यह भी ग्रहण कर लेता है। अब आयतन के आधार पर ठोस, द्रव, गैस को तुलना करेंगे। निश्चित आयतन होता है ठोस का और द्रव का भी निश्चित आयतन होता है, और गैस को जिस बर्तन में डाला जाता है उसी के आयतन ग्रहण कर लेता है। अब हम इसको विसरण के आधार पर ठोस, द्रव, गैस की तुलना करेंगे। विसरण एक ठोस पदार्थ का दूसरे ठोस पदार्थ में विसरण नहीं होता है। आपको बता दें कि एक ठोस पदार्थ का दूसरे ठोस पदार्थ में विसरण नहीं होता है। विसरण नहीं होता। अब द्रव की बारी है। द्रव, ठोस, द्रव और गैस में विसरण होता है। ठोस, द्रव, गैस में विसरण होता है और ठोस, द्रव, गैस तीनों में विसरण होता है। अब कणों की स्थिति के आधार पर ठोस, द्रव, गैस की तुलना करेंगे। कणों की स्थिति के आधार पर ठोस के कण अत्यधिक नजदीक होते हैं। आपको बता दें ठोस के कण अत्यधिक नजदीक पास होते हैं, और द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। और गैसीय अवस्था होती है, गैसीय अवस्था में कणों के बीच की अत्यधिक रिक्त स्थान होता है। आपको बता दें
आकर्षण बल के कारण के आधार पर हम ठोस द्रव गैस तीनों की तुलना करेंगे। आकर्षण बल अत्यधिक होता है, ठोसों में आकर्षण बल अत्यधिक, द्रव में आकर्षण बल कम होता है और गैस में आकर्षण बल बहुत ही कम होते हैं। आपको बता दें, अब इसको हम गतिज ऊर्जा के आधार पर ठोस द्रव गैस की तुलना करेंगे। कणों में कंपन, ठोस कणों में कंपन बहुत कम होता है और द्रव में अधिक होता है, और जो गैसीय अवस्था है उसमें बहुत सबसे अधिक होता है। अब हम संपीड़ित के आधार पर ठोस द्रव गैस की तुलना करेंगे। संपीड़ित ठोस अवस्था में ना के बराबर होती है, पर द्रव अवस्था में बहुत कम होती है और गैस अवस्था में सबसे ज़्यादा कम होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक के बारे में कि पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन क्या होता है। पदार्थ की अवस्था को दो तरीकों से बदला जा सकता है, ताप में परिवर्तन द्वारा तथा दाब परिवर्तन करके और दाब परिवर्तन करके हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम ताप में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ की अवस्था में बदलने के टॉपिक को पहले पढ़ेंगे। आपको बता दें कि गलनांक क्या होता है। गलनांक वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है तो वह उस तापमान का गलनांक कहलाता है। वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है वह तापमान उसका गलनांक कहलाता है। आपको बता दें कि बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है। 273.16 केल्विन है। सुविधा के लिए इसे हम 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। अब हमको हमारा अगला टॉपिक है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता। इसका कारण यह है कि जो ऊष्मा बर्फ को दी जाती है वो पूरी तरह से बर्फ को पानी में बदलने में उपयुक्त हो जाती है, जिसके कारण बर्तन में उपस्थित बर्फ तथा पानी का तापमान नहीं बढ़ पाता। गुप्त ऊष्मा क्या होती है। जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है। इसका कारण यह है कि जो ऊष्मा बर्फ को दी जाती है वो पूरी तरह से बर्फ को पानी में बदलने में उपयुक्त नहीं है, जिसके कारण बर्तन में उपस्थित बर्फ तथा पानी का तापमान नहीं बढ़ पाता है। आपको बता दें कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आपको एक बार और बता देते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उससे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आपको बता दें कि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों की ऊर्जा अधिक होती है। आपको बता दें कि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों की ऊर्जा अधिक होती है। अब हमारा अगला टॉपिक क्वथनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वो उसका क्वथनांक कहलाता है। जल का क्वथनांक क्या होता है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। आपको बता दें 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 को जब हम ऐड करते हैं तो वो 373 में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आपको बता दें वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब पानी को उबाला जाता है तब उसका तापमान हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है।
इसके इसके तापमान में वृद्धि नहीं होती, जिसके कारण ही यह जितनी ऊष्मा पानी को दी जाती है वह पानी के कणों को बीच के आकर्षण को तोड़ती है और पानी वाष्प में बदलता है, जिसके कारण पानी का तापमान नहीं बढ़ता है। जब पानी को उबाला जाता है तो उसका तापमान कितना होता है, 100 डिग्री, हमेशा ही 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, जिसके कारण यह जितनी ऊष्मा पानी को पहले से दी जाती है वह पानी के कणों के बीच आकर्षण को तोड़ देती है और पानी वाष्प में बदलता है, जिसके कारण पानी का तापमान नहीं बढ़ पाता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं और इसी कारण 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प के कणों के पास उसी तापमान और पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। अब हमारा अगला टॉपिक ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। ऊर्ध्वपातन होता है क्या है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। किसी ठोस पदार्थ का गर्म होने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही गैस में बदलना या ठंडे करने पर गैस से वापस ठोस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे हम किसी पदार्थ को गर्म होने पर द्रव अवस्था में चेंज नहीं होता है, सीधे गैस में बदलना या ठंडा करने पर गैस से वापस ठोस से बदलना गैस से सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसका चलिए उदाहरण के बारे में समझते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं कि कपूर या अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर यह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल और ठंडा करने पर यह गैस अवस्था से वापस बिना द्रव अवस्था में आए ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे अमोनिया क्लोराइड को हम लेते हैं। जैसे अमोनिया क्लोराइड और नमक के मिश्रण से अमोनिया क्लोराइड को अलग ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, चीनी मिट्टी की प्याली लीजिए, उसमें मिश्रण को डालकर उस पर एक उल्टा रखिए और कीप के सिरे पर उसे रुई से बंद कीजिए। इस मिश्रण को गर्म किया जाता है तो अमोनिया क्लोराइड गर्म होकर ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदलने लगता है, जबकि उसमें उपस्थित नमक ठोस अवस्था में ही पड़ी रहती है। जब इस मिश्रण को गर्म किया जाता है तो अमोनिया क्लोराइड गर्म होकर ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है, जबकि जो उसमें उपस्थित नमक ठोस अवस्था में ही पड़ी रहती है। कुछ समय तक गर्म करने पर मिश्रण को ठंडा होने के लिए छोड़ दी जाती है। हम देखेंगे कि अमोनिया क्लोराइड की गैसीय अवस्था वापस से ठोस अवस्था में बदल जाती है और कीप के अंदर दीवारों पर चिपक जाती है। इस मिश्रण पर बाकी पदार्थ चीनी मीटर की प्याली में रह जाती है। अब हम अगले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, दाब परिवर्तन द्वारा पदार्थ की अवस्था में बदलना। अभी तो हम ताप परिवर्तन द्वारा पदार्थ की अवस्था में बदलना पड़े थे। अब हमारा दूसरा टॉपिक है कि हम दाब परिवर्तन द्वारा पदार्थ की अवस्था में बदलना। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे घर में उपयोग होने वाली लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG को सिलेंडर में संपीड़ित करके उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी गैस का तापमान कम करके उस पर अत्यधिक दाब बढ़ाकर उसे द्रव अवस्था में बदला जाता है। इसका अर्थ यह हुआ किसी गैस का तापमान कम करके उस पर अत्यधिक दाब बढ़ाकर उसको द्रव अवस्था में बदला जा सकता है। आपको बता दें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी उच्च दाब तथा कम तापमान पर गैस से ठोस अवस्था में बदल दिया जाता है। इसको जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क ड्राई ऐश भी कहा जाता है। शुष्क बर्फ को कम दाब पर रखा जाता है। यह वापस ठोस से गैस में बदल जाती है। हमारा अगला टॉपिक है वाष्पीकरण किसे कहते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है और वाष्पीकरण किसे कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
चलिए हमारा अगला टॉपिक है वाष्पीकरण क्या होता है। तो वाष्पीकरण किसे कहते थे? जब किसी द्रव को उसके क्वथनांक से कम तापमान पर गर्म किया जाता है तब उसी सतह से कण निकलकर वाष्प में बदलने लगते, इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे कि जब किसी द्रव को उसके क्वथनांक से कम तापमान पर गर्म किया जाता है, तब उसी सतह से कण निकलकर वाष्प में बदलने लगते, इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे द्रव को गर्म करने पर इसी सतह पर उपस्थित कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते और वाष्प में बदल जाते हैं। आपको बता दें कि जब कोई लिक्विड को गर्म करने पर इसी सतह पर उपस्थित कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते और वाष्प में बदल जाते। आपको बता दें कि वाष्प को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तापमान में वृद्धि करने पर सतह पर उपस्थित कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती, जिसके कारण वाष्पीकरण तेजी से होती है। आपको बता दें कि द्रव के सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर इनमें से निकलने वाले कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे वाष्पीकरण तेजी होती है। यही कारण है कि खुले बर्तन में गर्म दूध जल्दी ठंडा हो जाता है। आपको बता दें कि आर्द्रता यदि हवा में नमी की मात्रा ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण कम होगा। इसलिए हम देखते हैं कि सर्दियाँ या बारिश के मौसम में गीले कपड़े सूखने में ज़्यादा समय लेते हैं गर्मी की अपेक्षा। गर्मी में हवा में नमी बहुत कम होती है, इसलिए गर्मी में हमारे कपड़े बहुत जल्दी ही सूख जाते हैं और सुखाए जा सकते हैं। पर अभी ठंडी के मौसम में हमारी जो मौसम होती है उसमें आर्द्रता बहुत ही ज़्यादा, जिसके कारण हमारे कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा समय में सूखते हैं। सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, 1-2 दिन लग जाते हैं। चलिए वायु की गति पर भी वाष्पीकरण की प्रभावित करने वाले कारक डिपेंड करते। वायु की गति क्या होती है? वायु की गति ज़्यादा होने पर द्रव के सतह से निकलने वाले कणों की संख्या तेजी से बढ़ती है, जिसके कारण वाष्पीकरण अधिक होता है। जितना हवा तेज चलता है तो हमारे कपड़े बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा आज का टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा, जिससे हमारे एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के जितने भी टॉपिक थे वो सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं।